एवरीवन, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम अध्याय 12 पृथ्वी, चंद्रमा एवं सूर्य का अध्ययन कर रहे थे। अध्ययन जारी रखते हुए हम आगे का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। पहले गहन चिंतन। पृथ्वी पर भिन्न भिन्न ऋतुओं के आगमन के प्रायः दो गलत कारण दिए जाते हैं। पहला है, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुकता है तो वह सूर्य के समीप होता है। दूसरा, पृथ्वी की कक्षा अंडाकार होने के कारण सूर्य उसके केंद्र से थोड़ा हटकर होता है, अतः पृथ्वी वर्ष भर में सूर्य की भिन्न भिन्न दूरियों पर होती है। तथापि दोनों अवस्थाओं में से किसी भी एक अवस्था में दूरियों में अंतर अत्यंत कम है और पृथ्वी पर भिन्न भिन्न ऋतुओं के होने के ये कारण नहीं है। वास्तव में जनवरी माह में पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। अगला गहन चिंतन देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन लगभग 21 जून को होता है। यह उत्तर अयनांत कहलाता है। उत्तर अयनांत के बाद दिन की अवधि घटने लगती है जबकि रात्रि की अवधि बढ़ने लगती है। इस गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात 22 दिसंबर के आसपास होती है, जिसे दक्षिण अयनांत कहा जाता है। 21 मार्च तथा 23 सितंबर के आसपास दिन और रात 12-12 घंटे के होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इन दिनों को क्रमशः वसंत विषुव एवं हेमंत विषुव कहा जाता है। आगे चलते हैं। रोचक तथ्य। उत्तरी ध्रुव पर विषुव दिवस 21 मार्च को सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है और सतत 6 माह तक आकाश में बना रहता है। 22 सितंबर को सूर्य अस्त हो जाता है। दक्षिणी ध्रुव पर इसके विपरीत व्यवहार परिलक्षित होता है। इस प्रकार ध्रुवीय प्रदेशों पर सतत 6 माह तक सूर्य चमकता है और उसके बाद आगामी 6 महीनों तक वहां अंधकार छाया रहता है। तो बच्चों, आपने देखा कि यहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। आगे चलते हैं। विषुवत रेखा पर सदैव 12 घंटे सूर्य का प्रकाश रहता है और 12 घंटे अंधकार। विभिन्न महीनों में विषुवत रेखा पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों की तीव्रता में बहुत कम अंतर होता है। अतः भारत के दक्षिणी राज्य जो विषुवत रेखा के निकट हैं, वहां ऋतु परिवर्तन के प्रभाव बहुत स्पष्ट नहीं होते। अन्य प्रभाव जैसे स्थानिक, भूगोलीय अभिलक्षण, समुद्रों या सागरों में निकटता भी इन दोनों गोलार्धों में देखे गए व्यापक पैटर्नों को प्रभावित करते हैं, जैसा कि आपने सामाजिक विज्ञान में पढ़ा है। 12.3 ग्रहण, दिन और रात का चक्र, ऋतुएं, पृथ्वी पर जीवन, बहुत कुछ सूर्य पर निर्भर है। क्या पृथ्वी और सूर्य के बीच परिक्रमा करने वाले दो ग्रहों द्वारा सूर्य से आने वाला प्रकाश अवरुद्ध किया जा सकता है? इस बालिका का सोचना है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। सूर्य की तुलना में बुध एवं शुक्र ग्रह अत्यंत लघु आकार के दिखने के कारण ये सूर्य से आने वाले प्रकाश को हम तक पहुंचने से कभी भी पूर्णतः नहीं रोक पाते। तथापि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि चंद्रमा ऐसा कर सकता है। याद कीजिए, कक्षा 6 में आपने पढ़ा था कि चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है और यह पृथ्वी के चारों ओर वैसे ही घूमता है जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। 12.3.1 सूर्य ग्रहण। किसी निश्चित समय पर सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा इस प्रकार आ जाता है कि यह सूर्य के प्रकाश को हम तक पहुंचने से रोक देता है। यह स्थिति सूर्य ग्रहण कहलाती है। संभवतः आप सोच रहे होंगे कि चंद्रमा तो सूर्य से बहुत छोटा है, फिर यह आकाश में चमकते सूर्य के प्रकाश को हम तक पहुंचने से कैसे अवरुद्ध कर देता है। क्रियाकलाप 12.4। आइए अन्वेषण करें। अपने मित्र को अपने सामने लगभग 5 मीटर की दूरी पर खड़ा होने के लिए कहिए। उसके सिर को हम सूर्य मान लेते हैं। अब अपनी एक आंख बंद कीजिए और मित्र की ओर अपने हाथ का अंगूठा ऊपर कीजिए, जैसा चित्र 12.12 में दर्शाया गया है। देखिए बच्चों, इस चित्र के अनुसार क्या आप अपने मित्र के पूरे सिर को अपने अंगूठे से ढक सकते हैं? आप अपने अंगूठे से अपने मित्र के पूरे सर को ढक सकते हैं, जबकि आपका अंगूठा आपके मित्र के सिर के वास्तविक आमाप से बहुत छोटा है। ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी आंख द्वारा देखा गया किसी वस्तु का आमाप, जिसे आभासी आमाप भी कहते हैं, यह इसके वास्तविक भौतिक आमाप तथा आपसे इसकी दूरी दोनों के ऊपर निर्भर करता है। आपने क्रियाकलाप 12.12 में देखा कि अंगूठे तथा मित्र के सिर का आभासी आमाप समान हो गया है, क्योंकि आपका अंगूठा आपके मित्र की तुलना में आपके बहुत निकट है। पृथ्वी से देखने पर आकाश में चंद्रमा और सूर्य दोनों के आभासी आमाप एक जैसे होते हैं। चंद्रमा का आमाप सूर्य से बहुत छोटा होते हुए भी
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा सूर्य की अपेक्षा हमारे बहुत निकट है, इसलिए पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा पूरे सूर्य को ढकता हुआ प्रतीत हो सकता है। चलिए बच्चों, आगे गहन चिंतन देखते हैं। यद्यपि बुध और शुक्र ग्रह आमाप में चंद्रमा की अपेक्षा बहुत अधिक बड़े हैं, परंतु वे चंद्रमा की अपेक्षा पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर भी हैं। अतः उनके आभासी आमाप सूर्य की अपेक्षा बहुत छोटे होते हैं और वे सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए, जब शुक्र सूर्य और पृथ्वी के बीच गमन करता है तो यह सूर्य के चमकदार पृष्ठ के सामने से गुजरते हुए एक सूक्ष्म काले धब्बे की भांति दिखाई पड़ता है। यह एक दुर्लभ घटना है जिसे शुक्र ग्रह का पारगमन कहा जाता है। आइए आगे चलते हैं। चित्र 12.13 में सूर्य ग्रहण के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थितियों की क्रम व्यवस्था दर्शाई गई है। चंद्रमा की छाया पृथ्वी के एक छोटे भाग पर पड़ती है, जैसा चित्र 12.13 में दिखाई देता है। ये देखिए बच्चों, ये चित्र 12.13 है। ये देखिए, ये चंद्रमा है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। और जब सूर्य की रोशनी है पृथ्वी पर पड़ रही है और बीच में चंद्रमा आ गया तो चंद्रमा की छाया थोड़े ही क्षेत्र पर पड़ी है। इस क्षेत्र में पूरी तरह अंधेरा हो जाता है और यहां से सूर्य का कोई भी भाग दिखाई नहीं देता है। इस क्षेत्र में प्रेक्षक पूर्ण सूर्य ग्रहण का अवलोकन करेंगे। चित्र 12.14 का वे क्षेत्र जहां चंद्रमा आंशिक रूप से सूर्य के कुछ क्षेत्रों से आने वाले प्रकाश को ही अवरुद्ध करता है, उनमें प्रेक्षक आंशिक सूर्य ग्रहण का अवलोकन करते हैं। चित्र 12.13 एवं चित्र 12.14 खा देखिए। ये देखिए बच्चों, का ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है, ये आंशिक सूर्य ग्रहण है। चलिए आगे चलते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वी के दर्शाए गए क्षेत्र में कुछ मिनटों के लिए दिन में ही अंधेरा छा जाता है, क्योंकि यहां सूर्य का प्रकाश नाम मात्र भी नहीं पहुंचता। पृथ्वी के घूर्णन और चंद्रमा की अपनी कक्षा में गति के कारण चंद्रमा की छाया पृथ्वी की सतह पर स्थान का परिवर्तन करती है। अतः पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल कुछ मिनटों के लिए ही दिखाई पड़ता है। जैसे ही चंद्रमा सूर्य के सामने से हटने लगता है, हमें आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देता है और दिन का प्रकाश लौटने लगता है। सूर्य ग्रहण के अवलोकन की सुरक्षित विधि। बच्चों, यहाँ पे सावधानी लिखी है, इसे ध्यानपूर्वक देखिए आप। सूर्य ग्रहण के समय हो सकता है कि आपका मन सीधे इस घटना को देखने का करे और आपको लगे कि सूर्य का प्रकाश इतना अधिक तीव्र नहीं होगा कि आपकी आंखों को हानि पहुंचा सके। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सूर्य ग्रहण के दौरान भी सूर्य का प्रकाश इतना तीव्र होता है कि आंखों को क्षति पहुंचा सकता है और अंधेपन का भी कारण बन सकता है। अतः सूर्य ग्रहण को सीधे देखने से बचना चाहिए। धूप का चश्मा, द्विनेत्री दूरबीन अथवा दूरदर्शी का उपयोग करके भी इस घटना को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखना चाहिए। प्रायः कृत्रिम नभोमंडल खगोलीय क्लब जैसे खगोलिकी संगठन सूर्य ग्रहण के समय इसके अवलोकन हेतु विशेष सत्र आयोजित करते हैं। इस प्रकार के सत्रों में सहभागिता सूर्य ग्रहण के अवलोकन की सबसे अच्छी विधि है, क्योंकि इन सत्रों के आयोजक न केवल सूर्य के अवलोकन हेतु विशिष्टीकृत नेत्र सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं, अपितु इसकी वैज्ञानिक व्याख्या भी प्रदान करते हैं। चलिए बच्चों, गहन चिंतन देखते हैं। क्रियाकलाप 11.5 की भांति ही इस क्रियाकलाप को भी आपके शिक्षक द्वारा ही स्थापित किया जाना चाहिए। सूर्य की प्रतिबिंब को दीवार पर प्रक्षेपित करने के लिए एक दर्पण का उपयोग किया जा सकता है, तथापि सूर्य ग्रहण की पूरी घटना के दौरान इसे सही कोण पर बनाए रखना एक कठिन कार्य हो सकता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए दर्पण को किसी चल आधार पर स्थापित कीजिए। एक खोखली गेंद लीजिए जिसमें एक छोटा छिद्र हो। इसे स्थिर रखने के लिए आधा रेत से भरिए और इस पर एक छोटा दर्पण, जैसा कढ़ाई के डिजाइनों में लगाने के काम आता है, लगाइए। गेंद को एक वृत्ताकार वलय जैसे कि आसंजक टेप के वलय पर टिकाइए ताकि इसे सरलता से चारों ओर घुमाया जा सके। इसे इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि सूर्य का प्रतिबिंब किसी दीवार या पर्दे पर बने। चित्र 12.15 में इस व्यवस्था को दर्शाया गया है, जिसमें दर्पण को एक हरे रंग की गेंद पर लगाया गया है। बच्चों, अब सावधानी देखिए। इस क्रियाकलाप को पूरी तरह शिक्षक के मार्गदर्शन में ही किया जाना चाहिए।
इसके साथ यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि परावर्तित प्रकाश प्रत्यक्ष रूप से किसी की आंखों पर ना पड़े। प्राचीन काल से ही लोग सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण का अवलोकन और अभिलेखन करते आए हैं। जब इन ग्रहणों के कारण ज्ञात नहीं थे, तब लोग इन घटनाओं के समय भयभीत हो जाते थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि सूर्य, जो कि पृथ्वी पर ऊष्मा और प्रकाश का प्रमुख स्रोत है, उसकी किरणों को यदि कोई अल्पकाल के लिए अवरुद्ध करे तो यह उन लोगों के लिए कितनी बड़ी चिंता का कारण रहा होगा। विश्व के विभिन्न भागों में सूर्य ग्रहण के साथ अनेक अंधविश्वास जुड़ गए। उदाहरण के लिए यह माना जाने लगा कि सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन करने, खाना पकाने, घर से बाहर जाने जैसी गतिविधियां नहीं की जानी चाहिए। किंतु अब जब हम ये जान गए हैं कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है, तो हमें इन घटनाओं से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। बस हमें सूर्य को सीधे देखने से बचना चाहिए। अब वैज्ञानिक संपूर्ण विश्व में जहां से भी ग्रहण का अवलोकन किया जा सकता हो, वहां उनके अध्ययन के लिए जाते हैं। ये ग्रहण उन्हें ऐसी परिघटनाओं के अध्ययन का अवसर प्रदान करते हैं जिनका अवलोकन अन्यथा नहीं किया जा सकता। चलिए अब रोचक तथ्य देखते हैं। संस्कृत एवं अन्य अनेक भारतीय भाषाओं में जिस परिघटना को ग्रहण कहा जाता है, अंग्रेजी भाषा में उसे एक्लिप्स कहा जाता है। कई प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्रीय ग्रंथों में ग्रहण की भविष्यवाणी के लिए गणनाएं दी गई हैं। सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक संदर्भित ग्रंथ सूर्य सिद्धांत है, जो शास्त्रीय संस्कृत काव्य परंपरा में छंदबद्ध श्लोकों के रूप में लिखा गया है। 12.3.2 चंद्र ग्रहण। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करते समय कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि पृथ्वी सूर्य की किरणों को चंद्रमा तक पहुंचने से रोक देती है। यह परिघटना चंद्र ग्रहण कहलाती है। चंद्र ग्रहण के दिन हम पृथ्वी की छाया चंद्रमा के पूरे पटल पर पड़ते हुए देखते हैं। चित्र 12.16 चंद्र ग्रहण के समय सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थितियों की क्रम व्यवस्था दर्शाता है। देखिए बच्चों, ये सूर्य है और यह चंद्रमा है, और इनके बीच में पृथ्वी के आ जाने के कारण जब चंद्रमा पर छाया पड़ रही है, यही है चंद्र ग्रहण। जब चंद्रमा पूर्णतः पृथ्वी की छाया में होता है तो इस परिघटना को पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा जाता है। चंद्रमा का चमकदार पटल गहरे लाल रंग का दिखाई देने लगता है, और जब तक चंद्रमा पृथ्वी की छाया से बाहर नहीं निकल जाता, यह ऐसा ही बना रहता है। जब चंद्रमा का कुछ भाग पृथ्वी की छाया में होता है और शेष दिखाई देने लगता है, तो इसे आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण के विपरीत चंद्रमा को पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय भी हम बिना किसी प्रकाशिक उपकरण के सुरक्षित ढंग से देख सकते हैं। विज्ञान एवं समाज। स्टेलेरियम ऐप एक निशुल्क कंप्यूटर रूपांतरण है। इसका उपयोग करके आप निकट भविष्य के ऐसे सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो आपकी अस्थिति में से देखे जा सकते हैं। रोचक तथ्य, कोडाई कनाल और वैधशाला दक्षिण भारत की सुंदर पालनी पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। इसकी स्थापना सामान्य संवत 1899 में की गई थी और 100 वर्ष से अधिक समय से ये सूर्य संबंधी जानकारी के आंकड़े प्रदान कर रही है। इसका संचालन बेंगलुरु के भारतीय खगोलिकी संस्थान द्वारा IIA किया जाता है। आइए वैज्ञानिक से परिचय लें। M.K. वेणु बप्पू आधुनिक भारतीय खगोलिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने भारत के अनेक यंत्रों, दूरदर्शकों जैसे नैनीताल, जो कि उत्तराखंड में के निकट मनोरा शिखर पर, तथा केवलूर तमिलनाडु में दूरदर्शकों की स्थापना के प्रयासों का नेतृत्व किया। केवलूर की वेधशाला का नाम उनके नाम पर रखा गया है। इन्होंने मुख्यतः तारों पर कार्य किया और एक धूमकेतु की भी खोज की। इन्होंने सूर्य ग्रहण का अध्ययन करने के लिए विश्व के विभिन्न भागों की यात्रा भी की। तो बच्चों, अब यह अध्याय समाप्त हो गया है और मिलते हैं हम नेक्स्ट